हाय दोस्तों, मैं अजय दसमाना लेकर आया हूं अपनी नई कहानी जिसका शीर्षक है फरिश्ते। और कहानी इस तरह से है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर यशवर्धन अपने चैम्बर में बेड पर लेटे हैं। उनके माथे से खून बह रहा है। अस्पताल का वार्ड बॉय काशी डॉक्टर यशवर्धन की चोट के घाव पर टांके लगा रहा है। अब तक वह 5 टांके लगा चुका है। डॉक्टर यशवर्धन ने आंखें मूंदी हैं। जैसे ही काशी उनकी तरफ देख रहा है तो काशी के चेहरे पर बेचैनी उभर रही है। थोड़ी देर में काशी डॉक्टर की चोट के घाव को टांके से सी देता है। पूरे 8 टांके लगे हैं। यशवर्धन धीरे से आंखें खोलते हुए काशी को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हो गया ना काशी, कितने टांके लगे? काशी ने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर बाबू 8 टांके लगे हैं। और डॉक्टर यशवर्धन ने एक लंबी सांस खींचते हुए कहा, ओह थैंक यू काशी। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर से काशी से बोले, काशी चाय की तलब लगी है, तू भी तो पिएगा? जरा गोपाल को बोल तो 2 कप चाय के लिए। और काशी ने सहमति में सिर हिलाया, अपनी जेब से मोबाइल निकाला और अस्पताल के कैंटीन मैनेजर गोपाल को फोन लगाकर उसे डॉक्टर यशवर्धन के चैम्बर में 2 कप चाय लाने को कहा। डॉक्टर यशवर्धन फिर से आंखें मूंदे बेड पर लेटे लेटे कुछ सोच रहे थे कि अचानक वह बेड में बैठ गए और काशी से बोले, अरे काशी, वो नर्स सुलेखा कैसी है? उसे भी तो चोट लगी है, वो तो एम्बुलेंस में ही बेहोश हो गई थी। काशी ने चैम्बर में रखी एक कुर्सी उठाई और डॉक्टर के बेड के नजदीक कुर्सी रखी और उसमें बैठते हुए बोला, डॉक्टर साहब, सुलेखा मैम आईसीयू में भर्ती है, उसे अभी तक होश नहीं आया है। डॉक्टर ने फिर आंखें मूंदी और वो अपनी एक कविता गुनगुनाने लगे। उम्मीदों के सतरंगी गगन में हौसलों के पंख फैलाए उड़ते हम परिंदे जैसे लोग। काशी कुर्सी में बैठा बैठा डॉक्टर की कविता की पंक्तियां सुन रहा था कि अचानक उसके मुंह से निकला, और सुनाई ना डॉक्टर बाबू। डॉक्टर ने काशी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, हर पल जीवन के सपने बुनते, संघर्षों की गाथा गढ़ते हम लहरों जैसे लोग। और काशी अचानक से बेचैन हो रहा था। बेड पर लेटे डॉक्टर को देखकर और आईसीयू में भर्ती नर्स सुलेखा के बारे में सोचते हुए उसका चेहरा तमतमा रहा था। थोड़ी देर में उसने अपना मोबाइल जेब से निकाला और उस पर वह फेसबुक चलाने लगा। डॉक्टर यशवर्धन कानपुर के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं और सुलेखा इसी अस्पताल में नर्स है, जबकि काशी पिछले 5 वर्ष से इस अस्पताल में वार्ड बॉय के रूप में कार्यरत है। आज सुबह ही डॉक्टर यशवर्धन को बताया गया कि उनकी टीम को महामारी से प्रभावित क्षेत्र में जाना है तथा वहां पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करना है। जो लोग महामारी की चपेट में होंगे उन्हें अस्पताल में भर्ती करना है। सुबह लगभग 9 बजे डॉक्टर यशवर्धन नर्स सुलेखा, काशी तथा 4 पुलिस वाले को अस्पताल की एम्बुलेंस से प्रभावित क्षेत्र में ले गया। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे, वहां लोगों ने उन पर ईंट, पत्थर व डंडों से हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर आए वो लोग। डॉक्टर यशवर्धन के सिर पर एक पत्थर और डंडे से प्रहार हुआ, जबकि सुलेखा के सिर पर एक ईंट फेंक कर मारी गई। काशी पर एक पत्थर लगते लगते रह गया। जब वे लोग अस्पताल में पहुंचे, उसके 1 घंटे बाद भारी पुलिस फोर्स उस क्षेत्र में गई और महामारी से ग्रसित लोगों को अस्पताल लाई। अब उन लोगों का अस्पताल के स्पेशल वार्ड में इलाज। डॉक्टर के चैम्बर की डोरबेल बजी। काशी सरपट से कुर्सी से उठा। उसने चैम्बर का दरवाजा खोला तो सामने गोपाल की कैंटीन में काम करने वाला एक लड़का चाय का थर्मस हाथ में ले खड़ा था। उसने काशी को थर्मस पकड़ाया और काशी ने उसके हाथ से थर्मस लिया।
उसने दरवाजा बंद किया और अलमारी से 2 कप निकालकर बारी बारी से उनमें चाय डाली। एक कप डॉक्टर की तरफ बढ़ाते हुए वो बोला, डॉक्टर बाबू चाय लीजिए। डॉक्टर यशवर्धन ने काशी की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोली। सामने काशी हाथ में चाय का कप लिए खड़ा था। डॉक्टर ने काशी के हाथ से चाय का कप लिया और शिप शिप कर चाय पीने लगे। काशी ने दूसरा कप उठाया और वह कुर्सी में बैठकर चाय पीने लगा। चैम्बर में सन्नाटा पसरा था। 2 घूंट चाय का पीने के बाद काशी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर बाबू आज देखा आपने कैसे लोग हैं ये, जो लोग इनको बचाने जा रहे हैं उन्हें ही मार रहे हैं। काशी की बात सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए डॉक्टर ने कहा, छोड़ो भी ना काशी, जिसे जो काम अच्छा लगता है वो वही तो करेगा। उन्हें पत्थरबाजी का शौक है और हमें मानवता बचाने का। काशी एकटक डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर ने काशी की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी से चाय पियो, फिर चलते हैं वार्ड में भर्ती मरीजों का चेकअप करने। चाय का आखिरी घूंट पीते हुए काशी बोला, पर डॉक्टर बाबू ऐसी हालत में जाएंगे आप अपने घर जाकर आराम कीजिए ना, और लोग देख लेंगे। और डॉक्टर यशवर्धन बेड से नीचे उतरे और काशी के कंधे पर हाथ रखकर वो बोले, काशी मैं ठीक हूं, देख रहा है देश कितने संकट में है। मेरा काम मैं ही तो करूंगा, जितना काम करूंगा समझूंगा उतना आराम कर लिया। काशी एकटक डॉक्टर यशवर्धन को देख रहा था। काशी समझ नहीं पा रहा था कि इतने चोटिल होने के बाद भी डॉक्टर वार्ड में संक्रमित मरीजों को देखने जा रहे हैं। डॉक्टर यशवर्धन ने काशी को झंझोड़ते हुए कहा, कहाँ खो गए हो काशी, चलो। और काशी हड़बड़ाते हुए उठा और दौड़कर उसने चैम्बर का दरवाजा खोल दिया। डॉक्टर यशवर्धन चैम्बर से बाहर आए और उनके पीछे पीछे काशी भी आ गया। डॉक्टर यशवर्धन ने पीछे मुड़ते हुए काशी से कहा, उसी बाढ़ में है ना वो लोग भर्ती? और काशी ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ही जैसे संक्रमित मरीजों के लिए अलग से बने वार्ड के बाहर पहुंचे, तभी नर्स बरखा दौड़ते हुए उनके पास आई और डॉक्टर यशवर्धन से बोली, सर वो बरखा की सांसें उखड़ रही थी। डॉक्टर यशवर्धन ने बरखा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ बरखा, सब ठीक तो है ना? बरखा के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। अपनी सांसों को काबू करते हुए उसने कहा, सर वो लोग हम लोगों के साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं, हम पर थूक रहे हैं और अपने कपड़े उतारकर नंगे हो रहे हैं। इतना कहकर सहमी सी एक तरफ खड़ी हो गई बरखा। डॉक्टर ने आश्चर्य से बरखा की तरफ देखते हुए कहा, कौन लोग? और तभी काशी ने कहा, डॉक्टर बाबू वही पत्थरबाज। और बरखा ने काशी की बात के समर्थन में सिर हिलाया। डॉक्टर यशवर्धन ने कुछ देर सोचते हुए बरखा से कहा, बरखा तुम शांत हो जाओ, हो सकता है वो लोग महामारी के भय से घबराकर ऐसा कर रहे हों। डॉक्टर यश ने इतना कहा था कि काशी का चेहरा क्रोध से तमतमा गया और वह झल्लाते हुए बोला, डॉक्टर बाबू ये महामारी से कम मन की बीमारी से ज्यादा ग्रसित हैं, बताइए इनका क्या इलाज है आपके पास? डॉक्टर ने काशी की तरफ देखा और वे हल्के से मुस्कुराए। वैसे तो काशी वार्ड बॉय है, लेकिन डॉक्टर यशवर्धन उसे अपना दोस्त जैसा समझते हैं। दोनों ही एक दूसरे से हर विषय पर खुलकर बातें करते हैं। काशी की बात सुनकर फिर से मुस्कुराए डॉक्टर यशवर्धन और वो काशी से बोले, चलो वार्ड में। और वो तीनों वार्ड में गए। वहां 6 लोग भर्ती थे। डॉक्टर ने बरखा से कहा, बरखा इनकी रिपोर्ट कब तक आएगी? बरखा ने जवाब दिया, सर शाम 5 बजे तक आ जाएगी। लक्षण तो कुछ कुछ इन लोगों के संक्रमित रोगियों जैसे ही लग रहे हैं। और डॉक्टर ने एक पर्ची पर कुछ दवाई लिखते हुए बरखा से कहा, ठीक है, तब तक इन लोगों को ये दवाई दे दो। और बरखा ने पर्ची हाथ में थामते हुए कहा, पर सर
बरखा ने इतना ही कहा था कि डॉक्टर बोले, बरखा घबराओ नहीं, काशी भी तुम्हारे साथ रहेगा। और बरखा ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है सर। तभी काशी एक आदमी की तरफ घूरते हुए देख रहा था। तो डॉक्टर ने उसे झिंझोड़ते हुए कहा, क्या देख रहा है काशी? काशी ने उस आदमी की तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहा, डॉक्टर बाबू, वो आदमी देख रहे हैं आप? इसके घर की छत से ही पत्थर बरसे थे हम लोगों पर। और डॉक्टर ने काशी से कहा, काशी, हम अपने पर बरसने वाले पत्थर नहीं गिनते, हम मरीजों को स्वस्थ करते हैं। काशी का चेहरा अब भी गुस्से से तमतमाया हुआ था। इसके बाद डॉक्टर और काशी नर्स सुलेखा को देखने आईसीयू में गए। सुलेखा को अभी भी होश नहीं आया था। सुलेखा को देखने के बाद डॉक्टर अपने चैम्बर में आ गए, जबकि काशी बरखा के साथ मरीजों को दवाई देने वार्ड में चला गया। अपने चैम्बर में आकर डॉक्टर अपनी कुर्सी में बैठकर मोबाइल चलाने लगे। मोबाइल की गैलरी में वो पुरानी फोटो देखने लगे। तभी एक फोटो को देखकर उन्हें कुछ याद आया। 32 वर्षीय डॉक्टर यशवर्धन की पिछले साल जानवी से 20 अप्रैल को शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों ही हनीमून के लिए गोवा गए थे। डॉक्टर ने गोवा के लिए हनीमून पैकेज बुक किया था। वो एक होटल में ठहरे थे उस दिन। सुबह सुबह की बात है। यशवर्धन सोए हुए थे, जानवी उठ चुकी थी। जानवी नहाकर आई और कुर्सी में बैठकर मोबाइल चलाने लगी। कुछ ही देर में यशवर्धन की आंखें खुली। जानवी की जुल्फें उसके कंधे तक बिखरी थी। उसने बैंगनी रंग का गाउन पहना था। उसका गोल चेहरा बादामी रंगत लिए दमक रहा था। उसके होंठ सुर्ख लाल हो रहे थे। तभी जानवी ने एक नज़र यशवर्धन की तरफ देखा तो वो यशवर्धन जानवी को देखकर मुस्कुरा रहा था। जानवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए उससे कहा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? और डॉक्टर ने बेड में बैठते हुए कहा, तुम्हें देखकर एक कविता बन गई है। और जानवी ने तपाक से कहा, सुनाओ। और डॉक्टर ने अपनी कविता इस तरह से सुनाई। ईश्वर ने सांचे में जिसे उतारा, हो कंचन तन तुम्हारा। तभी जानवी का चेहरा शर्म से लजा गया और उसने डॉक्टर से कहा, और यशवर्धन ने कविता को आगे बढ़ाते हुए कहा, लबों से तुम्हारे जैसे वीणा बाजे, मुस्कान में तुम्हारे उत्सव विराजे। ईश्वर ने बिंब जो उकेरा, हो कंचन तन तुम्हारा। उड़ती लट तुम्हारी सागर की लहर सी, चेहरे की रंगत लालिमा उगते सूरज सी। ईश्वर ने जतन से जिसे बुहारा, हो कंचन तन तुम्हारा। मृग नैनी तुम, कली सी नाजुक तुम। ईश्वर ने सांचे में जिसे उतारा, हो कंचन तन तुम्हारा। कविता पूरा करने के बाद डॉक्टर ने अपना मोबाइल निकाला और जानवी की फोटो खींच ली। यह फोटो तभी का था। यशवर्धन ने मोबाइल की गैलरी में फोटो देखने के बाद मोबाइल अपनी टेबल पर रख दिया और वह कुर्सी पर सिर टिकाकर आंखें मूंद कर बैठ गया। उसके सिर में चोट के कारण हल्का दर्द हो रहा था। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, यह कहते हुए काशी चैम्बर का दरवाजा खोलकर चैम्बर में आया। काशी की आवाज सुनकर डॉक्टर ने धीरे से आंखें खोली। काशी को अपने सामने देखकर डॉक्टर ने तेजी से अपनी पलकों को झपकाया और वह कुर्सी में तन कर बैठते हुए बोला, क्या हुआ काशी? काशी ने चैम्बर का दरवाजा खोलते हुए दरवाजे के बाहर खड़े लोगों से अंदर आने का इशारा किया और फिर वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर बाबू, सुलेखा मैम की बेटी और माताजी आई है।
तब तक वे दोनों ही चैम्बर के अंदर आ गए थे। डॉक्टर ने दोनों को देखा। वह पहले कभी भी उन दोनों से नहीं मिला था, पर सुलेखा अक्सर अपनी बेटी रिधिमा के बारे में सबको बताती रहती थी। सुलेखा के पति आर्मी में हैं। इसी शहर में सुलेखा का मायका है, इसलिए वो मायके में ही रहती है। ससुराल लखनऊ में है। डॉक्टर ने सुलेखा की माताजी की ओर देखते हुए कहा, प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? तभी सुलेखा की बेटी दौड़कर डॉक्टर की कुर्सी के पास पहुंची और डॉक्टर के पैर छूते हुए बोली, नमस्ते अंकल। अंकल मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मिलना है मम्मा से, एक ही सांस में कह गई रिधिमा। डॉक्टर ने रिधिमा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है बेटा, अभी मिलवाते हैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा से। काशी ने सुलेखा की माँ की तरफ एक कुर्सी बढ़ाते हुए माँ से बोला, माँ जी बैठो। कुर्सी में बैठते हुए सुलेखा की माँ ने डॉक्टर से पूछा, सुलेखा कैसी है बेटा? अभी टीवी पर खबर देखी तो रिधिमा कह रही थी मम्मा से मिलना है, ये बड़ी जिद कर रही थी। डॉक्टर ने काशी की तरफ देखा। काशी समझ गया था कि डॉक्टर सुलेखा की माँ को सुलेखा के बारे में नहीं बता पाएगा, इसलिए उसने सुलेखा की माँ से कहा, माँ जी सुलेखा मैम को चोट लगी है, वो आईसीयू में है। फिर डॉक्टर की तरफ देखते हुए काशी बोला, डॉक्टर बाबू आप कहो तो माँ जी को सुलेखा मैम से मिलवा दूं? और डॉक्टर ने अपनी कुर्सी से खड़ा होते हुए कहा, हाँ काशी चलो, मैं भी चलता हूं। कुछ ही देर में वे लोग आईसीयू के बाहर खड़े थे। सुलेखा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। रिधिमा, डॉक्टर और सुलेखा की मां आईसीयू के अंदर गए। अपनी मां को देखते ही रिधिमा दौड़कर अपनी मां से लिपटते हुए जोर जोर से चीखते हुए बोली, मम्मा मुझे देखो, मैं तुमसे मिलने आई हूं। कल मेरा बर्थडे है मम्मा। आपने कहा था कि आप घर में ही केक बनाओगी और मेरी मनपसंद की डिश बनाओगी। मम्मा देखो ना, मैं आपसे मिलने आई हूं मम्मा, मैं आंखें खोलो मम्मा। और फिर वह जोर जोर से रोने लगी। सुलेखा की मां की पलकें भी भीग गई थी। बड़ी मुश्किल से रिधिमा को आईसीयू से बाहर निकाला गया। थोड़ी देर में रिधिमा अपनी नानी के साथ अपने घर यह कहकर चली गई कि वो कल फिर अस्पताल में अपनी मां से मिलने आ गई। अगले दिन ही रिधिमा का 7वां जन्मदिन था और डॉक्टर यशवर्धन काशी के साथ मरीजों को देखने अस्पताल में राउंड पर चले गए। लगभग 1 घंटे बाद वो अपने चैम्बर में पहुंचे। डॉक्टर ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा कि जानवी की मिस कॉल थी। यशवर्धन ने जानवी को कॉल लगाया। उधर से जानवी ने फोन उठाते हुए कहा, हेलो यश, कैसे हो तुम? कितनी चोट लगी है तुम्हें? मैं अभी हॉस्पिटल आ रही हूं। 10 दिन से तुम घर पर भी नहीं आए, सब एक ही सांस में कह गई जानवी। और उधर से डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जानवी, तुम्हारे हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम मेरी चिंता न करो। जानवी, मैं पूरी ऊर्जा के साथ अपना काम कर रहा हूं। सुनो, आज शाम को 15-20 मिनट के लिए घर आऊंगा। मेरे कुछ कपड़े हैं, वो बैग में रख देना। और उधर से रूंधे गले से जानवी बोली, ठीक है, अपना ख्याल रखना। डॉक्टर ने कहा ओके और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। और शाम को 6 बजे मरीजों को देखने के बाद डॉक्टर यशवर्धन अपने घर गया। साथ में काशी भी था। डॉक्टर की कार काशी ही चला रहा था। डॉक्टर ने काशी से गाड़ी को घर के बाहर पार्क करने को कहा। डॉक्टर गाड़ी से उतरा, घर की डोल बजाई। लगभग 2 मिनट बाद जानवी ने घर का गेट खोला तो सामने यशवर्धन खड़ा था। यश के सिर पर पट्टी बंधी थी, चेहरा सूजा था। डॉक्टर की ऐसी हालत देखकर जानवी का सिर चकराने लगा। वो लड़खड़ाई, वो जमीन में गिर ही जाती अगर वो घर के गेट को नहीं पकड़ती। जानवी की हालत देखकर जोर से चिल्लाया डॉक्टर। लगभग 1 मिनट बाद जानवी संभली और रूंधे गले से उसने डॉक्टर से कहा, क्यों घर के बाहर क्यों खड़े हो? आओ ना, अंदर आओ। और
डॉक्टर ने एक लंबी सांस खींचते हुए कहा, जानवी आज नहीं। मैंने जो सामान तुम्हें बताया था वो तुमने बैग में पैक कर दिया ना? जल्दी से बैग लेकर आओ, मैं चलता हूं। जानवी ने बेचारे की भरी नजरों से डॉक्टर को देखते हुए कहा, एक कप चाय तो पी जाओ। और डॉक्टर ने जानवी की बात में सहमति जताते हुए कहा, ठीक है जानवी, जल्दी से यहीं पर ले आओ। और सुनो, मेरे साथ काशी भी है, उसके लिए भी एक कप चाय ले आना। ठीक है, इतना कहकर जानवी घर के अंदर गई और वहां से 2 प्लास्टिक की कुर्सी लाकर डॉक्टर को देख दी। डॉक्टर ने दोनों कुर्सियां घर के बाहर बिछा दी और उसने काशी को अपने पास बुला दिया। कुछ ही देर में जानवी 2 कप चाय लेकर आई। काशी सुड़क सुड़क कर चाय पी रहा था और डॉक्टर जानवी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था और साथ में चाय पी रहा था। कुछ ही देर में जानवी डॉक्टर का जरूरी सामान लेकर आई। चाय पीने के बाद डॉक्टर कुर्सी से खड़ा हुआ और जानवी से बोला, चलता हूं जानवी, अपना ख्याल रखना। डॉक्टर ने इतना कहा था कि जानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो डॉक्टर से बोली, कब तक चलेगा ऐसा? और डॉक्टर ने जानवी को अपनी कविता की पंक्ति की सुनाई, ये दिन भी गुजर जाएंगे। काशी बोला, और काशी की तरफ देखकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीदों के पंख फैलाकर, नव सृजन के सपने संजोकर, जीवन जीने का संकल्प दे जाएंगे, ये दिन भी यूं ही गुजर जाएंगे। जानवी के हाथ से बैग थामते हुए डॉक्टर बोला, हाँ जानवी, ये दिन भी यूं ही गुजर जाएंगे, तब हम तुम मिलन के गीत गाएंगे। इतना कहकर उसने जानवी से विदा ली और जानवी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। बहुत अद्भुत क्षण था वो। अगले दिन सुबह सुबह काशी ने डॉक्टर को जानकारी दी कि सुलेखा के सिर की सर्जरी होने के बाद उसके शरीर के अंग काम करने लग गए हैं और उसे हल्का हल्का होश आ रहा है। दोनों डॉक्टर के चैम्बर में बातें कर रहे थे, तभी धीरे से डॉक्टर के चैम्बर का दरवाजा खुला तो सामने रिधिमा थी और उसके पीछे पीछे उसकी नानी। रिधिमा ने कान्हा जी की मूर्ति को अपने सीने पर चिपकाया था। वह दौड़कर डॉक्टर के पास आकर बोली, नमस्ते अंकल, मुझे मम्मा से मिलना है। मम्मा मुझे आज बर्थडे विश करेगी ना डॉक्टर? और कान्हा जी की मूर्ति को डॉक्टर को दिखाते हुए बोली वो, डॉक्टर अंकल, मेरे कान्हा जी मेरी मम्मा को ठीक कर देंगे ना? और डॉक्टर ने रिधिमा से कहा, हैप्पी बर्थडे बेटा। हाँ बेटा, हमारे कान्हा जी तुम्हारी मम्मा को ठीक कर देंगे और ये जो देश पे संकट है ना, वो भी हमारे कान्हा जी ठीक कर देंगे। डॉक्टर की बात सुनकर रिधिमा की आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने काशी की तरफ देखते हुए कहा, चलें काशी, इन लोगों को सुलेखा से मिलवाते हैं। सुलेखा को अब सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। थोड़ी ही देर में वे लोग सुलेखा के वार्ड में गए। सुलेखा को हल्का हल्का होश आने लगा था, पर वो अभी किसी को पहचानने की स्थिति में नहीं थी। अपनी मां को देखते ही रिधिमा बिलखने लगी और वह जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, मम्मा देखो ना, मैं कान्हा जी को लेकर आई हूं। मम्मा वो आपको ठीक कर देंगे। फिर कुछ क्षण चुप रहने के बाद वो बोली, मम्मा उठो ना, आप मुझे मेरा बर्थडे विश करो ना। आप ही तो कह रही थी कि
मेरे बर्थडे में आप मुझे स्पेशल गिफ्ट दोगे? मम्मा, मुझे गिफ्ट नहीं, आप चाहिए। और फिर मम्मा मम्मा करते हुआ अपनी नानी से लिपट गई। बहुत ही भावुक क्षण था वह। रिद्धिमा की हालत देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू टपकने लगे। कुछ देर वहां पे रुकने के बाद वे सभी लोग डॉक्टर के चैम्बर में आए, जहां काशी ने रिद्धिमा से कहा कि आज शाम को वे लोग रिद्धिमा के घर आकर उसका जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन रिद्धिमा ने कहा कि वह अपनी माँ के बिना अपना जन्मदिन नहीं मनाएगी। कुछ ही देर बाद रिद्धिमा अपनी नानी के साथ अपने घर चली गई। अगले दिन शाम तक सुलेखा की सेहत में काफ़ी सुधार हो गया था। उसे होश आ गया था। डॉक्टर यशवर्धन के सिर की चोट भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। समय बीतता जा रहा था। डॉक्टर यशवर्धन अस्पताल में भर्ती संक्रमित मरीजों का मुस्तैदी से इलाज कर रहे थे। सुलेखा भी स्वस्थ हो रही थी। रिद्धिमा अक्सर अपनी मम्मी से मिलने अस्पताल पहुंच जाती। डॉक्टर यशवर्धन 20 दिन से अपने घर नहीं गए थे, पर उनकी जाह्नवी से रोज ही बात हो जाती। और वो दिन भी आ गया जब स्वास्थ्य लाभ के लिए सुलेखा को अस्पताल से छुट्टी मिली। अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर यशवर्धन को भी घर में आराम करने के लिए 2 दिन की छुट्टी दे दी। सुलेखा को डॉक्टर यशवर्धन अपनी कार से उसके घर छोड़ने जा रहे थे। काशी कार ड्राइव कर रहा था। जैसे ही वो लोग सुलेखा के घर के सामने कार से उतरे, सुलेखा के मोहल्ले के लोग अपने घर की खिड़की व बालकनियों से उन लोगों पर फूल बरसा रहे थे। सुलेखा के घर के सामने के घर की बालकनी से एक नन्ही लड़की नन्हे हाथों से उन लोगों पर फूल बरसाते हुए कह रही थी, फरिश्ते आओ, तुम्हारा हृदय से स्वागत, हृदय से स्वागत। यह सब देखकर काशी बहुत खुश हो रहा था। उसने डॉक्टर के कान पर फुसफुसाते हुए कहा, डॉक्टर बाबू, यह है हमारी संस्कृति। यहाँ उपकार करने वालों का आभार फूल वर्षा कर व्यक्त किया जाता है, न कि कृतज्ञ की तरह पत्थर बरसाकर। काशी की बात सुनकर डॉक्टर धीरे से मुस्कुराए और वहां पर उपस्थित सभी लोगों को उन्होंने अपनी एक कविता की सुनाई, जिसकी कुछ पंक्तियां इस तरह से थी, सब मिलकर उम्मीदों का दीप जलाएंगे। और इसके बाद डॉक्टर उन लोगों से विदा लेकर के अपने घर को चले गए। दोस्तों, ये कहानी इतनी ही है। दोस्तों, इस महामारी के दौर में, कोरोना महामारी से हम लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए जो कोरोना योद्धा जुटे हुए हैं, उन सभी को सत सत नमन। धन्यवाद।